आप आप सभी को नमस्कार। इन दिनों हम लोग जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश की ओर से कवि गद्यकार भागवत रावत जी पर एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं। आज इस कड़ी में हमारे साथ एक चर्चित शख्सियत का वक्तव्य होगा। कवि गद्यकार शरद कोकाश जी भगवत जी से जुड़ी हुई अपनी यादें साझा करेंगे। और एक कवि जब दूसरे कवि को याद करता है तो केंद्र में कविताएं ही होती हैं। तो कई ऐसी घटनाएं होंगी जो इन दोनों व्यक्तित्वों से जुड़ी हुई हैं, मगर असल जो बातचीत है वह तो कविता ही है। तो हम उसका आस्वाद लेंगे शरद कोकाश जी की इस बतकही में भी। और मित्रों, शरद कोकाश जी बड़े ही बड़ी ही सहृदयता से भगवत जी को जब तब याद करते रहे हैं। यह किसी पुरखे कवि की अपनी एक सफलता भी है। मगर मैं उन्हें बुलाऊं इसके पूर्व एक बेहद महत्वपूर्ण कविता भागवत रावत जी की यहाँ पर सुनाता चलूं, क्योंकि बात एक कवि पर हो रही है, बात एक कवि करने जा रहा है, तो शुरुआत भी क्यों ना कविता से हो। भागवत जी की इस कविता का शीर्षक है वह कुछ हो जाना चाहता है। वह कुछ हो जाना चाहता है। तमाम उम्र से आसपास खड़े हुए लोगों के बीच, तमाम उम्र से आसपास खड़े हुए लोगों के बीच वह एक बड़ी कुर्सी हो जाना चाहता है। अंदर ही अंदर पल पल घंटी की तरह बजना चाहता है। फोन की तरह घनघनाना चाहता है। फोन की तरह घनघनाना चाहता है। सामने खड़े आदमी को उसके नंबर की मार्फत पहचानना चाहता है। सामने खड़े आदमी को उसके नंबर की मार्फत पहचानना चाहता है। वह हर झुकी आंख में दरख्त हो जाना चाहता है। हर लिखे कागज पर पेपर वेट की तरह बैठ जाना चाहता है। हर लिखे कागज पर पेपर वेट की तरह बैठ जाना चाहता है। वह कुछ हो जाना चाहता है। तो इस कविता में भगवत जी के निहितार्थ कहाँ तक जा रहे हैं, वे इशारों इशारों में क्या क्या बातें कह रहे हैं, हम समझ सकते हैं। वह हर झुकी आंख में दरख्त हो जाना चाहता है। हर लिखे कागज पर पेपर वेट की तरह बैठ जाना चाहता है। वह कुछ हो जाना चाहता है। तो यह छोटी सी कविता भगवत जी की। और अब हम शरद कोकाश जी के पास चलते हैं और उनसे भगवत जी से जुड़ी यादें सुनते हैं और उनसे यह अनुरोध भी करते हैं कि वे शुरुआत से ही चलें। बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार शरद कोकाश जी। नमस्कार, नमस्कार अर्पण जी। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भगवत रावत सर को आज आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से याद करते हुए। और मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ इस बात की कि भगवत रावत जैसे कवि, जिनको इस साहित्य की दुनिया ने बहुत कम याद रखा है, या ये कहें कि जिन्हें याद करने के अवसर बहुत कम आते हैं, वे चर्चा में नहीं रहे कभी भी और आज भी उन्हें चर्चा में नहीं रखना चाहते लोग। तो ऐसे कवि, ऐसे एक महत्वपूर्ण कवि पर एकाग्र आपका ये कार्यक्रम है, इसलिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता है इस बात की कि भगवत रावत जी पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। जी, बस
छोटी-सी कोशिश कर सकते हैं, एक बड़े शब्दकार की जो रचनात्मक यात्रा है उसको लेकर और किस-किस तरह की कविताएँ हैं, कैसी-कैसी आवाज़ें हम देखते हैं, चाहे वे हास्य की आवाज़ हो, चाहे परिवार की आवाज़ हो, चाहे भविष्य को लेकर सपने हों, हर तरह के स्वर, रागात्मकता हो, कितनी सारी चीज़ें, कितने मूल्य हम उनकी कविताओं में पाते हैं, लोक कथाओं के तत्व हों, हीरामन पर आपने इतना सुंदर आलेख लिखा है, कैसे एक कथा का एक पात्र भगवत जी के भीतर इस तरह उतरता है कि हीरामन और भगवत लगभग अभिन्न हो जाते हैं या अभिन्न ही हो जाते हैं, लगभग शब्द भी क्यों कहें। तो हम उस पर भी आपके वक्तव्य को लेंगे, उस कविता पर जिस पर आपने लंबा लिखा जी, भी है। जी। जी, जी। मगर फिलहाल हम वहाँ चलते हैं, समय के उस बिंदु पर चलते हैं, जहाँ आप पहली बार भागवत रावत जी से मिल रहे हैं, वो कि आपने उन्हें पहले से पढ़ रखा होगा, मगर जो एक व्यक्तिगत भेंट है, जो प्रत्यक्ष भेंट है, वह पहली बार हो रही है, तो वह कहाँ और कब की बात है? शरद जी। मैं सच कहूँ तो भगवत रावत जी से मेरा जो संबंध है, वह गुरु-शिष्य का संबंध है। और न केवल गुरु-शिष्य का बल्कि एक पिता-पुत्र जैसा संबंध है। ये सन 73-74 की बात है, जब मैंने रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन भोपाल में प्रवेश लिया। तो बीएससी ऑनर्स बीएड में मैंने एडमिशन लिया वहाँ पर और हिंदी एक विषय था वहाँ। लेकिन हमको हिंदी पढ़ाते थे डॉक्टर रमेश कुमार वाजपेयी और ऐसा पता चला कि हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि भगवत रावत भी इसी कॉलेज में हैं। लेकिन उस वक़्त वे मैसूर चले गए हुए थे तबादले पर, जो एनसीईआरटी के 4 कॉलेजेस हैं, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और अजमेर। तो उन दिनों वे मैसूर में थे और 75 में वे मैसूर से वापस रीजनल कॉलेज भोपाल आ गए। तो जब वो भोपाल आए तो वो भी बड़ा मज़ेदार वाक़या है। एक दिन ऐसे कॉरिडोर से हम लोग गुज़र रहे थे, हमारे मित्र और हमारे क्लास फेलो। तो भोपाल का जो रीजनल कॉलेज है श्यामला हिल्स पर बना हुआ है, ऊपर पहाड़ी है और ठीक नीचे भोपाल का जो मशहूर तालाब है, भोपाल ताल है, वहाँ से सीधे ठंडी हवाएँ आती हैं और वो पूरे क्लासरूम में प्रवेश करती हैं। तो उस कॉरिडोर से गुज़रते हुए अचानक नज़र पड़ी, एक प्रोफ़ेसर एक किसी क्लास में थे, तो गोरे-चिट्टे से बिल्कुल विदेशी जैसे दिखाई दे रहे थे। तो मेरे मित्र थे अमरीश सक्सेना मेरे साथ। मैंने उनसे कहा कि भाई अपने कॉलेज में फ़ॉरेन से भी कि कोई डेप्यूट होकर आए हैं क्या कोई प्रोफ़ेसर यहाँ पर? तो वो ज़ोर से हँसने लगे। उन्होंने कहा नहीं-नहीं ये जो प्रोफ़ेसर दिख रहे हैं, ये गोरे-चिट्टे से विदेशी जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे ही कॉलेज के प्रोफ़ेसर भगवत रावत हैं। और ये इससे पहले मैसूर में थे, मैसूर से भी यहाँ पर आए हैं और अब यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल किसी फ़िल्मी हीरो जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये पहली नज़र में जब मैंने उनको देखा, मैं आगे चलकर बताऊँगा भी कि जो जब मैंने पहली बार फ़िल्म में राज कपूर को देखा था और जो एक लुक मुझे दिखाई दिया था, वो लुक मुझे अचानक भगवत रावत में दिखाई दिया। और भगवत रावत सर से फिर मेरी मुलाकात हुई। फिर जब वो क्लास से बाहर निकले और बाहर जब वो उनसे मिला मैं, तो मैंने उनको प्रणाम किया। मैंने कहा सर मैं शरद कोकास बीएससी ऑनर्स बीएड का स्टूडेंट हूँ और आपके बारे में मैंने सुना है और आपसे मिलना चाहता था। तो बोले तुम कुछ लिखते-विखते हो ऐसा लग रहा है। मैंने कहा जी मैं कविताएँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ थोड़ा बहुत लिखता हूँ और आपकी कविताएँ तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक कवि और हैं, जो कविताएँ लिखते हैं वो हैं लीलाधर मंडलोई और एक कवि और हैं वो हैं शरद बिल्लौरे। उन्हें जानते हो? मैंने कहा जी सर वो मंडलोई सर तो वो मंडलोई सर मेरे से 3 साल सीनियर थे। 4th ईयर में पढ़ रहे थे उन दिनों।
और शरद बिल्लोरे हमारे साथ के थे, लेकिन वो आर्ट्स में थे। तो ये 2 कवि उस समय से थे और भगवत रावत जी तो बड़े कवि थे ही। तो इस तरह उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई और उसके बाद तो लगातार उनसे बातें होती रहीं। वो कॉलेज में फिर कार्यक्रम होते थे। लीलाधर मंडलोई जी कॉलेज के कल्चरल सेक्रेटरी थे। जैसा कि वो आपका जो पहला प्रोग्राम है, जब हुआ था जिसमें आपने बातचीत की थी उनसे, तो उसमें वो बता भी चुके हैं सारी चीज़ें कि कैसे वो कॉलेज में कल्चरल सेक्रेटरी रहे, कैसे उन्होंने कॉलेज में प्रोग्राम करवाए, कैसे वहाँ पर जलसा हुआ, कवि सम्मेलन हुआ और एक प्रज्ञा नाम की महाविद्यालय की पत्रिका भी निकलती थी, तो उसमें मंडलोई जी संपादक थे और भगवत रावत सर की देख-रेख में सारी चीज़ें होती थी। तो काफ़ी अच्छे लोगों को बुलाया जाता था, कवि आते थे वहाँ पे और साहित्यिक कार्यक्रम हुआ करते थे। तो शुरू-शुरू में मैंने वो बड़ी बचकानी टाइप की कविताएँ जो मेरी थी, मेरे साहित्यिक बचपन की क्या कहें बिल्कुल शुरुआत ही थी कॉलेज में, उस समय मैंने लिखना शुरू किया तो मैं अपनी कविताएँ लेके भगवत रावत जी के पास जाता और फिर वो उन कविताओं में वो देखते और कुछ सुधार भी करते थे। वे कहते थे कि तुम बहुत क्लिष्ट भाषा में कविता लिख रहे हो, ये छायावादी दौर नहीं है कविता का, ये समकालीन कविता का दौर है। और फिर उन्होंने पूरा हिंदी साहित्य मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे पूरी हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास बताया और हिंदी साहित्य के इतिहास से मेरा परिचय कराते हुए वे मुझे समकालीन कविता की धारा तक लेकर आए। और वरिष्ठ तो थे ही, मंडलोई सर थे और शरद बिल्लोरे साथ के थे, तो शरद बिल्लोरे की कविता को वे बहुत पसंद करते थे। वो कहते थे देखो वो सहज रूप में लिखता है, वो जैसे-जैसे बोलता है, वो उस तरह से वो कविता लिखता है और वो आशु कवि के रूप में प्रसिद्ध भी था। कार्यक्रमों में मैं तो कागज़ लेकर पढ़ता था, लेकिन शरद बिल्लोरे कविता बोलता जाता था और भगवत रावत सर उसकी पीठ थपथपाते थे। बाद में मैं इसके बारे में भी बताऊँगा कि शरद बिल्लोरे के साथ उनके क्या संबंध रहे और शरद बिल्लोरे के जीवन में वो कैसे आए, भगवत रावत सर का क्या रोल रहा। तो ये मेरी पहली मुलाकात थी उनसे, इस तरह से। अब मैं दूसरी मुलाकात के बारे में बताता हूँ। दूसरी मुलाकात बहुत अच्छी थी। हुआ ये है कि कॉलेज से निकलने के बाद फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उज्जैन चला गया और प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में मैंने परास्नातक की डिग्री वहाँ से प्राप्त की और उसके बाद मेरी नौकरी लग गई मध्य प्रदेश में ही दुर्ग जिला है जहाँ पर वर्तमान में हूँ। ये अभी छत्तीसगढ़ है लेकिन उस समय तो मध्य प्रदेश में ही था। तो यहाँ पर मेरी बैंक में नौकरी लग गई और मैं आ गया और यहाँ आने के बाद यहाँ के जो साहित्यकार थे, उन लोगों से मेरा परिचय हुआ। तो मैंने कहा मैं भोपाल में पढ़ता था तो लोगों ने मुझसे पूछा कि भोपाल में किससे-किससे मुलाकात हुई? तो मैंने कहा कि भगवत रावत जी से वहाँ पर मुलाकात हुई। बोले नहीं वहाँ तो राजेश जोशी भी हैं और कई लोगों के नाम बताए। मैंने कहा नहीं मेरे तो कॉलेज में भगवत रावत जी थे, मैं तो उन्हीं की कविताओं को जानता हूँ, उन्हीं को मैंने पढ़ा है। अ, फिर एक ऐसा प्रसंग आया, 1984 की बात है। 1983 में यहाँ पर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। तो उन दिनों डॉक्टर कमला प्रसाद थे, भगवत रावत जी थे, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी, पूर्णचंद रथ, धनंजय वर्मा जी, ये सब लोग मध्य प्रदेश के बड़े-बड़े साहित्यकार थे। तो उन्होंने कहा कि भई दुर्ग में भी एक प्रगतिशील लेखक संघ की इकाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रगतिशील लेखक संघ की इकाई की स्थापना की। ये 1983 की बात है और यहाँ पर महावीर अग्रवाल जी हैं, जो सापेक्ष नाम की पत्रिका निकालते हैं, वो उसके संपादक बने और एक कवि थे श्री मुकुंद कौशल जो अभी स्मृति शेष हैं, वो अध्यक्ष बने। तो ये कुछ गतिविधियाँ शुरू हुई, मैंने लिखना थोड़ा-सा शुरू किया ही था और कि 1984 में जबलपुर में हिंदी साहित्य सम्मेलन, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन और प्रगतिशील लेखक संघ के तत्वावधान में एक कविता रचना शिविर प्रारंभ हुआ। ये 20 मई 1984 से 30 मई 1984 10 दिनों का कविता रचना शिविर था। तो महावीर अग्रवाल जी ने मुझसे कहा कि शरद तुम चले जाओ, वहाँ पर सब बड़े-बड़े कवि आएँगे और उनसे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ। मैंने जबलपुर की टिकट कटाई
और बस से मैं वहाँ पर पहुँचा। तो सबसे पहले मेरी मुलाकात डॉक्टर कमला प्रसाद जी से हुई और उन्होंने कहा कि तुम सामान वगैरह रख दो और हमारा 8 बजे सेशन शुरू होने जा रहा है। उद्घाटन 1 दिन पहले हो चुका था। जब मैं भीतर गया तो मुझे सारे अपरिचित चेहरों में भगवत रावत जी का चेहरा दिखा। वो भगवत जी रावत सर बैठे हुए थे। मैं गया उनके पास, मैंने चरण स्पर्श किया उनके और बोले, "तुम कहाँ थे इतने दिनों तक?" मैंने उनका उन्हें बताया कि सर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उज्जैन चला गया था। उसके बाद मेरी नौकरी लग गई और नौकरी लगने के बाद मैं यहाँ आया हूँ और इस बीच मेरा भोपाल आना हो नहीं पाया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ आए हो बहुत अच्छी बात है और अब तुम इस कविता रचना शिविर में जो हम बताएँगे, जो सिखाएँगे कविता के बारे में, तो वो तुम बहुत ध्यान से सुनना, वो तुम्हारे बहुत काम आए। तो उन 10 दिनों में प्रतिदिन कविता के बिंब पर, शिल्प पर, कविता में जो रूपक हैं, बिंब हैं, शिल्प है, उसकी संप्रेषणीयता है, मिथकों का प्रयोग कैसे होता है, इत्यादि सारी बातों पर, कविता में भाषा कैसी होनी चाहिए, हर बात पर व्याख्यान हुआ करते थे। राजेंद्र शर्मा उसमें चंद्रकांत देवताले जी उसमें थे। दूसरा सप्तक के कवि हरिनारायण व्यास भी थे वहाँ पर। धनंजय वर्मा जी थे और भगवत रावत सर का व्याख्यान होता था। ये राजेश जोशी थे। सब लोगों के व्याख्यान हुआ करते थे और हम जो युवा थे उस समय 20, 21, 22 साल की उम्र थी हम लोग की। तो सब लोग बैठते थे हॉल में और उसके बाद उन्हें सुनते थे। सुनने के बाद फिर नोट्स लेते थे बाकायदा और शाम को ये सत्र शाम तक चलता था। सुबह से शुरू होता था, दोपहर में लंच ब्रेक होता था और उसके बाद फिर रात को हम लोग जब बैठते थे तो जो कुछ हम लोगों को टास्क दिया जाता था, जो कविताएँ हम लोगों ने सुनी या जो कुछ सुना उससे उसके बारे में पूछा जाता था हमसे। तो मुझे मैं उस समय का एक अ, अंश उसके बाद वो जो कविता की कर्मशाला जो हुई थी, उस पर बाद में एक पूरी पुस्तक भी प्रकाशित हुई और क्योंकि पूरा रिकॉर्ड किया गया था और उस रिकॉर्ड करने के बाद उसको उसका लिप्यांतर किया गया और लिप्यांतर करके उसे पुस्तकाकार प्रकाशित किया गया। तो मैं यहाँ पर भगवत रावत सर क का एक लेक्चर हुआ था उसमें कि जीवनानुभव को रचनानुभव में कैसे परिवर्तित करें? हम लोग छात्र थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई थी और एक बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य जो उस पुस्तक में था, जो उनके व्याख्यान में था, वो मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। 1984 के उस कविता रचना शिविर का। उसमें स्वार्जित अनुभव और लेखन, यह एक लंबी बहस का विषय था। तो एक सवाल हम लोगों ने पूछा भगवत रावत जी से कि यदि हम किसी वर्ग में हैं, यदि हम उस वर्ग से नहीं आते हैं, तो क्या हम उस वर्ग पर रचना करें या ना करें? आज भी देखिए दलित कविता के बारे में ये सवाल उठाया जाता है और ये बड़ा चला है कि यदि हम उस वर्ग से हैं, तो हम उस पे कविता कर सकते हैं और यदि हम उस वर्ग से नहीं हैं, तो क्या हम उस वर्ग में कविता नहीं करें? तो ये जब हमने सवाल किया भगवत रावत जी ने, तो भगवत रावत जी के उस कथन को मैं यहाँ पर उद्धृत करना चाहूँगा। भगवत रावत सर ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, यहीं से उनकी बात की शुरू हुई थी। मैं ब्राह्मण हूँ और पूरी तरह आइडेंटिफ़िकेशन करने के बाद भी समाज ने मुझे ब्राह्मण के नाते स्वीकृति व संस्कार दे रखे हैं। तो क्या मैं उस वर्ग का आइडेंटिफ़िकेशन कर सकता हूँ? डायरेक्ट अनुभव अधिक प्रामाणिक है। इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। रचना कर्म के नाते हम महदूद हैं। हमारे अनुभव जो हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और आधार पर टिक कर अन्य घटनाओं के बारे में पढ़कर, सुनकर हम रिएक्ट करते हैं। पढ़कर, सुनकर, देखकर हम रिएक्ट करते हैं। निग्रो के बारे में हम किताब लिखते हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। यहाँ हमारा अनुभव सोर्स का नहीं है, अतः हम रचना न करें, ये तो बिल्कुल गलत बात है। बृहत्तर समाज के प्रति संवेदना की विश्व दृष्टि से हम आंदोलित होते हैं। ये अनुभवों के 2 रूप हमारे सामने हैं और जब तक हमारे पास डायरेक्ट अनुभव है,
हम किसी दूसरे के अनुभव तक नहीं पहुँच सकते। तब तक हमारे पास डायरेक्ट अनुभव हैं, हम दूसरे अनुभव के पास नहीं पहुँच सकते और बहुत से अनुभव हम अनकॉन्शियसली ग्रहण करते हैं। तो दूसरे रचनाकारों को पढ़ने और विश्व दृष्टि विकसित करने से हम निगरों के अनुभव तक के भी करीब पहुँच सकते हैं। ये भगवत रावत सर ने उस समय कहा था। तो ये उस समय जो कविता रचना शिविर हुआ था, उसकी बात मैंने आपको बताई। तो इस तरह के और भी अनुभव हैं, और भी संस्मरण हैं। यदि आप चाहेंगे तो मैं बता सकता हूँ उसको। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बड़ा अच्छा लग रहा है और हम लोग उस क्रम के साथ चल रहे हैं, तो हमारे मित्रों को भी आप दोनों के जो उस साथ और संगत के जो ये सब किस्से हैं, उनको समझने में भी सुविधा हो रही है। तो बिल्कुल इस क्रम को बनाए रखें और आगे बढ़ें, अच्छा अब लग मैं रहा है। जी। अब मैं भगवत रावत जी के ये तो उनके जो उनका जो कृतित्व था, जो उनका कवि रूप था और कवि के रूप में जिस तरह से वे सोचते थे, उसके बारे में मैंने बताया। मतलब उनके बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं जो मुझे अभी भी याद हैं। जैसे वो कहते थे कि आप 10 अच्छी कविताएँ पढ़ो, अच्छी शब्द पर वे जोर देते थे। तो 10 अच्छी कविताएँ यदि आप पढ़ोगे तो आप एक अच्छी कविता लिख सकते हो। आपका कविता लिखने का मन करेगा। ये वाक्य वे हमेशा कहते थे और कविताएँ पढ़ने पर बहुत ज़ोर देते थे। मतलब मैंने उनके कहने पर लगभग सारे कवियों को पढ़ा, वो कहते थे कि इनको पढ़ो। वे कहते थे, मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता का पाठ वहाँ पर हुआ था कविता रचना शिविर में। अब मैं उनका एक एक पक्ष वह बताना चाहता हूँ जिसके बारे में मेरे ख़्याल से अभी पिछली बार शायद संवेदना आई थी आपके पास ना, उनकी बेटी जो हैं संवेदना रावत, जी, जी, उनसे बिल्कुल। आपकी जी, भागवत उन्होंने और जो चंद्रकांता जी की छोटी बेटी, सबसे हाँ, छोटी वो बेटी। सबसे छोटी बेटी। तो ये उन्होंने जो एक पक्ष रखा था, मतलब उनके भीतर का जो पिता था, जो एक पिता का रूप उनके भीतर जो मैंने देखा, मैं उसके बारे में थोड़ी-सी बातें बताना चाहूँगा कि केवल उनकी जो 3 बेटियाँ हैं, जो प्रज्ञा है, संवेदना है, अनुपमा और उनका बेटा 4 4 बेटी। 4 बेटियाँ जो उनकी 4 सॉरी, बेटियाँ और 1 बेटे। 4 और बेटियाँ और 1 बेटा बेटा। 4 बेटियाँ और 1 बेटा है मुकुल। तो जी, मुकुल हमसे जूनियर था, मुकुल भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे। तो अच्छा। उनकी चारों बेटियाँ तो वो कहते थे मेरी ये केवल बेटी 4 मेरी केवल ये बेटियाँ नहीं हैं, इस कॉलेज की जितनी लड़कियाँ हैं सब मेरी बेटी हैं। वाह! और उनको वो बेटियों की तरह ही प्यार करते थे, चाहते थे। वो माथे पर हाथ रखते थे, सर पर हाथ रखते थे, माथा चूमते थे और हम लोग तो पाँव छूते थे उनके, बेटियों को पाँव नहीं छूने देते थे। वो कहते थे, "नहीं, नहीं, बेटियाँ पाँव नहीं छूएँगी।" तो ये एक घटना मुझे याद आ रही है, ये 1996 की घटना है जब वो प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष बने थे। प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष बनने के बाद 96 में भिलाई में जब उसका प्रांतीय सम्मेलन हुआ था, तो उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था और उन्होंने वो पद छोड़ दिया था। और उसके बाद वो पूरा कार्यक्रम हुआ, 2 दिन का कार्यक्रम था। आखिरी दिन कार्यकारिणी की सभा हुई और कार्यकारिणी की सभा के बाद जब वो उन्होंने पद छोड़ दिया और वो अध्यक्ष पद से मुक्त हो गए। उसके बाद वो मेरे पास आए, मेरे कंधे पर हाथ रखा, बोले, "बेटे शाम की गाड़ी है और मुझे तुम्हारे साथ दुर्ग चलना है। दुर्ग में मेरी कुछ बेटियाँ हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ।" बेटियाँ मतलब उनकी छात्राएँ। तो मेरे पास स्कूटर था, मैंने भगवत रावत जी से कहा कि सर स्कूटर है? तो बोले हाँ, कोई दिक्कत नहीं, 2 बैग हैं, मैं पकड़ के पीछे बैठ जाऊँगा और वो मेरे स्कूटर पर पीछे बैठे, मैं उनको घर लेकर आया दुर्ग। मतलब वो जो कार्यक्रम स्थल था मेरे घर से करीब 8 किलोमीटर है, तो मैं उनको घर लेकर आया। घर में आके उन्होंने हाथ-मुँह धोकर फ्रेश हुए, चाय वगैरह पी, बोले बेटे चलो अब चलते हैं, अब बेटियों से मिलकर आते हैं। और उन्होंने एक डायरी निकाली, उस डायरी में उन लड़कियों के नाम थे, वो कॉलेज की जो छात्राएँ थी, बीएड की छात्राएँ थी वो। 4 ईयर वाली छात्राएँ भी शायद हो सकती है या मेरे बाद के बैच की थी, तो मैं उन्हें नहीं जानता था। तो
उन्होंने पता निकाला, ये लड़की है, इसका घर आदर्श नगर में, इसके यहाँ चलते हैं। फिर मैं स्कूटर से उनको एक-एक घर में ले गया और अर्पण जी आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे एक पिता अपनी बेटी के घर में आता है, विवाह के बाद जैसे विवाह हो गया और वो पिता घर में आ रहा है बेटी से मिलने के लिए और बेटी जिस तरह से, जिस आनंद के साथ, जिस पुलक के साथ वो अपने पिता से मिलती है, वो सारी लड़कियाँ उनसे उस तरह से मिली और रो रही थी, रोने लगी। तो भगवत जी कहते हैं कि नहीं, रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। ये वाक्य था उनका, रोना नहीं। और रोना नहीं कहते थे और उनकी आँखों में आँसू आ जाते थे। वो लड़कियों से कहते थे। बहुत बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी उनकी बात। छात्राएँ थी वो, जी, जी। बे जो कभी कॉलेज में पढ़ी थी और बरसों से जिनसे वो मिले नहीं थे, लेकिन वो छात्राएँ उनकी रोती थी और और उसके बाद वो कहते थे उनसे कि ये शरद है, ये भाई है तुम्हारा, इसी शहर में रहता है, कुछ भी तकलीफ हो तो इससे कहना। देखिए कि ये हम कविताओं में सिर्फ़ वो बात, भगवत जी की कविताएँ जो हैं, मैं तो उनको कहता हूँ कि वो परिवार की कविताएँ हैं। समाज, देश, दुनिया पर तो बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, लेकिन उसका जो मूल स्वर है उनकी कविताओं का, वो है, उस कविता में उनका परिवार है। वो अपने परिवार जैसे ही समाज को अपना परिवार समझते थे। जहाँ पे कोई जेंडर का कोई भेद नहीं है, धर्म का कोई भेद नहीं है, किसी तरह की राष्ट्रीयता या क्षेत्रीयता का कोई भेद नहीं है, भाषा का कोई भेद नहीं है। वो उनकी कविता में था, वो उनके जीवन में भी था, उनके जीवन में दिखाई देता था। और ये दृश्य मैं इसका आँखों देखा गवाह हूँ। मैंने उनको देखा है इस तरह से और उसके बाद सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देके वो वापस आ गए। फिर उसको उनको मैं स्टेशन तक छोड़ने गया, उनके लिए पत्नी ने खाना-वाना बना दिया रात के लिए और वो बोले मैं अब जा रहा हूँ और पता नहीं इसके बाद कभी दुर्ग आ पाऊँगा या नहीं। नहीं आ पाए उसके बाद वो दुर्ग, उनके जब तक जीवन रहा उनका आना नहीं हुआ। लेकिन वो थे, प्रेम करते थे बहुत। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ था प्रलेस का, तो वो निकले और सबसे पहले उन्होंने अपनी बिटिया, जो बड़ी बेटी है प्रज्ञा, प्रज्ञा को फ़ोन किया। बोले बेटा मैं मुक्त हो गया अब, अध्यक्ष पद से मुक्त हो गया और अब मैं सब अ, ज़िम्मेदारी से निवृत्त हो गया, लेकिन मैं रहूँगा साथ में सबके। तो अब मेरा तो उनके घर आना-जाना था और लगभग परिवार जैसा एक अनुभव मैं करता था, कॉलेज में था तब भी उनके घर गया, फिर उसके बाद भी जब हम जाते थे तो 84 के बाद फिर जब उनसे मुलाकात हो गई थी, तो फिर जब भी भोपाल गया तो मैं उनके साथ गया। मेरे एक मित्र हैं, मतलब अब तो नहीं है दुनिया में, सुरेश स्वप्निल, वो भी बहुत अच्छे कवि थे। तो सुरेश स्वप्निल के साथ मैं भगवत रावत सर के घर जाता और सब ये सब बच्चे जो हैं सब छोटे हैं मुझसे, तो मुझे वो बड़ा भाई जैसा मानते। प्रज्ञा तो भैया ही कहती हैं अभी भी, वो तो भाई ही हूँ मैं उनका। मुकुल मुझे बड़ा भैया कहते हैं। तो सबसे वो एक संबंध रहा मेरा, प्रज्ञा और मुकुल से ज़्यादा मैं मिलता-जुलता रहा। तो ये एक घटना है, लेकिन इस घटना के परिप्रेक्ष्य में यदि हम उनकी कविताओं को और उनका जो कुछ जीवन देखते हैं, तो मुझे लगता है कि एक एक और वाक्य वो कहा करते थे, जो शिविर में उन्होंने कहा था कि मैं यदि कविता लिख रहा हूँ रात में और मेरी बच्ची अगर दूध के लिए रो रही है, तो मैं कविता लिखना बंद कर दूँगा। मैं पहले उसकी दूध की व्यवस्था करूँगा। कविता लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बच्ची की भूख ज़्यादा ज़रूरी। तो इस दुनिया में जो ये भूख है, कष्ट है, गरीबी है, जो तकलीफ़ें हैं, व्यथा है, पीड़ा है, ये सब कुछ वो अपने आस-पास देखते थे और उसको कविता में उतारते थे। और बहुत सरल विषयों पर उनकी कविताएँ, यानी उनकी अ, वो सबसे पहले जो मैंने उनकी जो पहली कविता जो मुझे याद है, वो थी प्याज की एक गाँठ। और बड़ी एक छोटी-सी कविता थी वो। यदि आप कहें तो मैं उस कविता को पढ़ना चाहता हूँ। अ, उस कविता को मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे कि जी, जी, प्याज जी। की एक गाँठ, जी, ₹4 स्वागत। किलो प्याज।
मुझे ₹4 हुआ करता किलो बहुत प्याज। पसंद है। ये देखिए, ये हाँ, उस समय का रेट देखिए, ₹4 हाँ, हाँ। किलो प्याज। आवाज़ लगाई बशीर भाई ने, मैं चौंका। वे हँसकर बोले, "ले जाइए साहब, हफ्ते भर बाद हफ्ते भर बाद यही भाव याद आएगा। अल्लाह जाने ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा?" जेब में हाथ डालते हुए मैंने कहा, "आधा किलो।" सुनकर बशीर भाई कुछ बोले नहीं और एक की जगह आधा किलो तौलते हुए मेरे लिए ऐसा लगा जैसे कुछ मुश्किल में पड़ गए। उनकी तराजू का भारी वाला पलड़ा हमेशा की तुलना में आज कुछ कम नीचे झुका। प्याज की एक गांठ और उतारें या न उतारें, प्याज की एक गांठ और उतारें या न उतारें, इस सोच में उनका हाथ ग्राहक से रिश्ता तय करता था। एक क्षण को हवा में रुका और आखिरकार बशीर भाई जीत गए। मैं रास्ते भर झोले में डली प्याज की उस एक गांठ को आंखों में लिए लिए घर लौटा। ये कविता के क्या बात! भीतर कविता के भीतर जो हम लोग ढूंढते हैं, ये कविता, हम छात्र थे उस समय, जो तो ये उन्होंने कविता रचना शिविर में जब ये कविता सुनाई थी, तो हम छात्रों के लिए ये कविता एक पहेली जैसी थी। हम लोग कहते थे कि वो जो गाँठ बशीर भाई ने रखी थी, वो उठाई कि नहीं उठाई? इस कविता में क्या नज़र आ रहा है? उन्होंने तो कहीं नहीं लिखा कि प्याज उन्होंने गाँठ उठाई कि वापस रख दी। तराजू में रख दी या वापस अपने ढेर में रख दी। लेकिन जहाँ पर वो कहते हैं कि प्याज की उसी गाँठ को आँखों में लिए लिए कर लौटा। तो एक एक मध्यवर्गीय कहें या निम्न मध्यवर्गीय या निम्न वर्गीय व्यक्ति की पीड़ा, उनकी लगभग सारी कविता, उन्होंने अभिजात्य वर्ग के लिए कविताएँ नहीं लिखी। उन्होंने कभी भी बहुत उच्च मध्य वर्ग की कविताएँ नहीं लिखी। उच्च मध्य वर्ग की का जो एक संत्रास होता है और उसकी उसकी जो एक कृत्रिम पीड़ा होती है, या जो अपने इर्द-गिर्द वो एक कृत्रिम पीड़ा का संसार रचता है, उस संसार पर भगवत रावत जी की कोई कविता नहीं। उनकी सारी कविताएँ उस निम्न छोटे आदमी के लिए, निम्न वर्ग के लिए, निम्न मध्य वर्ग के लिए, उस पटरी पर बैठकर प्याज बेचने वाले के लिए, वो कचरा बीनने वाली लड़कियों के लिए, और वो कितने सारे पात्र हैं जो नज़र आते हैं उनकी कविताओं में। आज भी कचरा बीनते हुए जब लड़कियों को देखता हूँ मैं, बच्चों को कूड़े के ढेर पर, तो मुझे भगवत रावत जी की कविता याद आती है। प्याज की दुकान में जाता हूँ, सब्जी बाज़ार में जाता हूँ, तो भगवत रावत जी की कविता याद आती है। कहाँ-कहाँ उनकी कविता याद नहीं आती। तो ये सारे के सारे दृश्य जो हैं, ये मुझे दिखाई देते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने राजनीतिक कविताएँ नहीं लिखी। भगवत रावत जी को इस बात के लिए ही रेखांकित किया जाता है कि उन्होंने निम्न वर्ग के लिए, निम्न मध्य वर्ग के लिए कविताएँ लिखी। लेकिन उनकी मशहूर कविताएँ भी हैं। उनकी एक कविता, "जो रचता है वह मारा नहीं जा सकता", वो बड़ी सशक्त राजनीतिक कविता है। "मारने से कोई मर नहीं सकता, मिटाने से कोई मिट नहीं सकता, गिराने से कोई गिर नहीं सकता", वो उनकी कविता की वो पंक्तियाँ हैं। और समय मिलेगा तो उस कविता को भी पढ़ेंगे, या आप भी पढ़िएगा कुछ कविताएँ। तो इस तरह के जो मुझे याद आते जा रहे हैं, मतलब मिलने के तो बहुत सारे दृश्य हैं उनसे। कई बार 2009 में जब वो महत्व भगवत रावत वाला कार्यक्रम हुआ था, तो उस समय के तो बड़े अच्छे अनुभव हैं मेरे पास। भगवत रावत जी कभी नहीं कहते थे कि मुझ पर कोई कार्यक्रम करो, लेकिन फिर प्रगतिशील लेखक संघ और हम लोगों ने, मित्रों ने सोचा कि भगवत रावत जी बहुत तकलीफ में थे, वे उनकी किडनी खराब हो चुकी थी और घर पर ही वो डायलिसिस किया करते थे। मैं एक बार उनके घर गया तो वो पता चला कि डायलिसिस चल रहा है। वो घर पर उनके मुकुल ने उनको एक मशीन लाकर दी थी, उनके बेटे ने, और वो घर पर ही डायलिसिस किया करते थे, तो डायलिसिस कर रहे थे। तो डायलिसिस करने के बाद वो बाहर आए और सैंडो बनियान पहने हुए थे।
वो तस्वीर शायद मैंने आपको नहीं भेजी है, वो तस्वीर भी एक बड़ी अलग तस्वीर थी। आए और मुझसे गले मिले, मैं उनके पाँव छूता था तो गले लगाते थे वो, और बहुत बहुत देर तक ऐसे पीठ थपथपाते थे। और तो वो बहुत कष्ट में थे, और पता नहीं कितने दिनों तक उनका जीवन होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो 2009 में ही उन पर फिर एक कार्यक्रम किया गया, महत्व भगवत रावत। और उस कार्यक्रम में वो सम्मान उनका होना है। भगवत रावत उस सम्मान समारोह के केंद्र बिंदु हैं, लेकिन वे लोगों को दरवाजे पे खड़े होकर रिसीव कर रहे हैं, उनको कुर्सियों पर बैठा रहे हैं, आप यहाँ पर आकर बैठिए। विजय कुमार जी मुंबई से आए थे, चंद्रकांत देवताले आए थे, और भोपाल के तो सारे कवि थे ही। वो सबको बैठा रहे हैं लोगों को। मंच पर वो कहते थे, नहीं, नहीं मैं हॉल में बैठूँगा, मंच पर नहीं बैठता। फिर उनको ज़बरदस्ती मंच पर बैठाया। फिर वो जहाँ पर लोग ठहरे हुए थे, वो जो पत्रकार भवन था, उसका जो परिसर था, लोगों को ठहरने की व्यवस्था देख रहे हैं वो। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ कि वो जब भोजन के लिए लाइन में लोग खड़े हुए, तो एक थाली लेकर भगवत रावत जी सबसे पीछे लाइन में खड़े हो गए। महत्व भगवत रावत के कार्यक्रम में खाना खाने के लिए थाली लेकर भगवत रावत जी खाने की लाइन में, वो तस्वीर भी है मेरे पास। वो पीछे खड़े हुए हैं, और उनके साथ फिर विश्वनाथ त्रिपाठी आके खड़े हो गए। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि सर आप लोग टेबल पर बैठिए, हम भोजन ला कर दे देते आपको। बोले नहीं, नहीं, जैसा नियम है भाई सब लोगों के लिए, हमारे लिए भी वही नियम है। तो हम सबके साथ ही रहेंगे। तो उन्होंने फिर थाली में दोनों ने खाना लिया, और विश्वनाथ त्रिपाठी और भगवत रावत जी साथ-साथ एक टेबल पर खाने के लिए बैठे। और वो उसकी एक तस्वीर मैंने ली उन दोनों की भोजन करते हुए। और वो जब तस्वीर मैंने ली तो हमारे एक मित्र हैं प्रोफ़ेसर दिनेश कुशवाहा, हिंदी के बड़े कवि हैं, रीवा विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर हैं। तो उन्होंने एक कविता लिखी है, विश्वनाथ त्रिपाठी का खाना। जब वो उनकी कविता आई तो मैंने उनको फ़ोटो भेजी कि मैंने कही दिनेश भाई ये आपने कविता लिखी है, मैं ये तस्वीर भेज रहा हूँ, इसमें भगवत रावत जी भी हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं भगवत रावत जी के खाने पर आप लिख सकते हो, मैंने विश्वनाथ त्रिपाठी जी के खाने पर लिख दिया। मैंने कहा भई मैं उनके खाने पर क्या लिखूँ? मैंने तो उनको लाइन में खड़े हुए देखा है कि उनका सम्मान समारोह हो रहा है, और वो थाली लिए लाइन में खड़े हैं। इतने अनुशासन प्रिय, प्रतिबद्ध, जो हम कहते हैं जो वो वामपंथी सोच के व्यक्ति थे, वो कुछ अंधविश्वास नहीं मानते थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनका था, और अनुशासन प्रिय थे। तो ये सारी चीज़ें उनके भीतर जैसे एक कॉमरेड के भीतर होती हैं, वो उनके भीतर वो सब चीज़ें थी। तो वो उनका रूप हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद है। तो ये एक ऐसे ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी उनके बारे में बातें हैं। तो फिलहाल मैं सोचता हूँ कि संस्मरणों को यहाँ विराम दिया जाए। हम लोग कुछ उनकी कविता पर, हीरामन वाली कविता पर भी कुछ बात करते हैं। जी, अर्पण। बिल्कुल। लेकिन शरद जी, चूँकि अभी आपने उस महत्व भागवत रावत वाले कार्यक्रम की चर्चा की, तो जो आपने चित्र भेजे, हमने अनुरोध किए थे आपसे कुछ चित्र भेजें, चित्रों का भी एक खंड हो, तो हाँ, हाँ, ज़्यादातर हाँ। चित्र उसी कार्यक्रम के हैं, है ना? हाँ, हाँ। तो हाँ। जब उस कार्यक्रम की यहाँ चर्चा हो रही है और उसमें एक बड़ा प्यारा चित्र आपने विश्वनाथ त्रिपाठी जी का और भागवत रावत जी के साथ करते भोजन का भी भेजा, तो जी, क्यों जी। नहीं पहले हम लोग उस कार्यक्रम के चित्रों को देख लें, उस पर आपके कमेंट ले लें, फिर हीरामन वाली कविता पर लौटते हैं। जी हाँ, वो दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, वो जो सारी बातें हाँ, बताई वो हाँ। देख कर। जी हाँ, जी हाँ। और देखिए मतलब ये यह कैसी बात है, कितनी सुखद बात है कि शरद कोकाश जी इतने मन से भगवत जी को याद कर रहे हैं और एक-एक चित्र को, एक-एक घटना को कैसे यहाँ उसकी बयान उसका बयान दे रहे हैं। और जो चित्र भेजे और कई चित्र इन्होंने नहीं भी भेजे, तो उन चित्रों को सँभाल कर रखने में वह व्यक्तित्व, वह दौर, वह सब कुछ, वह वे संगतियाँ, वे साथ, वो सब कुछ उन चित्रों में संरक्षित हो गया है। तो मैं इसके लिए शरद जी का धन्यवाद ही करूँगा और बहुत ही प्यारे चित्र हैं, आप लोग भी देखें। जी, शरद जी बताते चलें थोड़ा। ये
रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन भोपाल है। ये एनसीईआरटी का कॉलेज है और एनसीईआरटी के 4 कॉलेजेस हैं भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और अजमेर में। तो यही वह कॉलेज है जिसमें 1975 में भगवत रावत जी प्रोफेसर थे यहाँ पर। और यह चित्र मैंने ही लिया था उस समय बॉक्स कैमरे थे। तो ये हमारे कॉलेज का चित्र है। तो भगवत रावत सर इस कॉलेज में पढ़ाते थे। ये बहुत वाह। बहुत अच्छी बिल्डिंग है, श्यामला हिल्स भोपाल पर। जी। और ये भगवत रावत जी का युवा अवस्था का चित्र है ये। ये चित्र मुझे मिला था, हमारे मित्र हैं कवि मित्र नासिर अहमद सिकंदर, उनके पास से। और इसकी जो हार्ड कॉपी है, वो भी मेरे पास रखी हुई है। उसको बाद में स्कैन करके ये क्योंकि हार्ड कॉपी मेरे ख्याल से एक तो परिवार में होगी, प्रज्ञा ने भी अभी लगाया है कहीं पर किसी पोस्ट के साथ फेसबुक में। तो ये एक उनके पास होगी और ये एक कॉपी मेरे पास भी है इसकी। ये उनकी युवा अवस्था का चित्र है, जब उनकी ऐसी सुंदर जुल्फे हुआ करते, दिखने में तो बहुत बहुत सुंदर थे भगवत जी। और यह संवाद, इस तरह के संवाद में यह बात भी निकल कर आती है कि कैसे किसी रचनाकार का परिवार उसकी आत्मीयता के कारण, उसकी सृजनात्मकता के कारण एक बृहत्तर परिवार बन जाता है। उस जी, जी। परिवार में उनके अपने बाल-बच्चे तो हैं ही और तमाम दूसरे रचनाकार भी शिष्य के रूप में, पुत्रवत, मित्र के रूप में सहज ही आते चलते हैं और वह परिवार बड़ा होता जाता है। मुझे ये लगता है औ कि और उनके जी, एक पुत्रवत जिसको उन्होंने पाला, शरद बिल्लोरे। शरद बिल्लोरे वाह! नाम के कवि जो थे, ये जी, कॉलेज से निकलने के बाद 1900 मतलब कॉलेज से वो मेरे ख्याल से 1977 तक थे कॉलेज में और 77 से लेकर 80 तक 80 में उनकी नौकरी लगी थी अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में नौकरी लगी थी और 3 मई 1980 को शरद बिल्लोरे की मृत्यु हुई थी। मतलब वहाँ ओहो! से लौटते हुए तो 77 से 80 तक वे भगवत रावत जी के घर में रहे। ये बात बहुत जी, कम लोगों को पता होगी, ये मुझे और हमारे जी, परिवार के लोगों को पता है। और बड़े उस समय फ्रस्ट्रेटेड रहते थे या जो भी रहते थे, तो भगवत रावत ने एक पिता की तरह उनको पाला और अपने घर में रखा और वो उस तरह से वो उनके परिवार के सदस्य के रूप में रहे। ये बात जी, मैं आज यहाँ पर सार्वजनिक कर रहा हूँ ये बात, ये बता रहा हूँ लोगों जी, को। जी, जी, ऐसा नहीं है। जी। और कुछ चित्रों को देखते हैं। जी, ये चित्र हैं, ये भगवत रावत जी के जो महंत भगवत रावत 2009 में हुआ था, ये उसी समय के चित्र हैं। तो एक वो देखिए कार्यक्रम बीच में सब व्यवस्थाएँ देखते-देखते हॉल में जाके बैठ गए थे एक कुर्सी पर। तो वो जब वो कुर्सी पर बैठे थे तो कुछ लोग दूर-दूर बैठे तो मैंने उनका एक चित्र ले लिया उस समय ये। फिर वो नीचे जहाँ पर वो लोग ठहरे हुए थे, वो गेस्ट हाउस में, वो वहाँ व्यवस्था देखने गए थे। उनके हाथ में पानी की बॉटल है। वो लगातार वो घूम रहे हैं और लोगों को देख रहे हैं। और पहला चित्र जो है जिसमें वो जैकेट पहने हुए हैं, वो जो उसी हॉल में एक एग्ज़िबिशन लगी थी, कविता पोस्टर्स लगे थे और बहुत सारे, तो वहाँ का वो दृश्य है। तो ये कोलाज मैंने बनाया है उनको 4 चित्रों को लेकर वाह! ये। हाँ, और बताइए? जी, ये ये कोलाज भी मैंने बनाया है। इसमें भगवत रावत जी को जब मैंने पहली बार देखा तो मैंने आपको बताया कि वो मुझे राज कपूर जैसे लगे। और तो इसमें फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी है, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, उस पर जो फ़िल्म बनी थी, तो वो फ़िल्म के दृश्य हैं इसमें। राज कपूर है, वो हीरामन दिखाई दे रहा है और राज कपूर की बैलगाड़ी है उसमें और नीचे भगवत रावत जी वो देखिए बनियान में बैठे हैं। ये वो जो मैंने अभी आपको किस्सा बताया था ना कि वो वो किडनी जो उनकी खराब हो गई थी और वो बाहर आए जब उसके बाद तो डायलिसिस सेल्फ डायलिसिस करते थे और सेल्फ डायलिसिस करने के बाद वे जब बाहर आए तो बैठ गए वो आराम से, तो मैंने उनकी एक तस्वीर ली। वो सैंडो बनियान में जो बैठे हैं वो ये तस्वीर मेरी ली हुई है और ऊपर वाली तस्वीर मेरी है और ये 2 चित्र मैंने फर्निश वो तीसरी कसम फ़िल्म से लिए हैं। तो ये कोलाज मैंने एक बनाया था इस पर ये। और इसमें आपने उनकी कविता के एक अंश भी जी हाँ, रखे हैं, जी हाँ। यहाँ पर कविता जी, का एक अंश भी रखा है।
जी, जी, जी। जी, सुनो ही रामन कविता का एक अंश भी सुनो रखा है हीरामन आपने। कविता के रचना पे, उस पर तो मैं अभी बात करूँगा मैं। वो जी, जब दर्शकों को जी, बहुत आनंद आएगा, वो अलग तरह से लिखा है मैंने। जी, अगला अगला चित्र जब दिखाइए। जी, जब कवि को अवसर प्राप्त होता, वह हीरामन को कोंचता। जीवन भर ढोया तुमने दूसरों का माल असबाब, अपनी बैलगाड़ी पर, पीठ पर ढोई अपनी उम्र, आत्मा में भरे रहे अपना निरक्षण अपना निरक्षर अपना हुँ, निरक्षर सीधापन और हीरामन। हीरामन। वो है, वो कविता है उनकी, और वो तो बैलगाड़ी पर भी उन्होंने उनकी एक पूरी कविता है, एक अलग कविता ही है उनकी, बैलगाड़ी पर भी लिखी है उन्होंने, उनकी एक अभी मैं कविता कुछ है। पढ़ रहा था, अभी कुछ पढ़ रहा था, वो आवाज नहीं आ रही थी शायद। हाँ, हाँ। आ रही है आवाज़, आ रही है। आवाज आ रही है ना? आ रही मैं है चाह रहा आवाज़, हूँ कि यह जो इस कविता पोस्टर पर जो पंक्तियां हैं इसको पढ़ दें। हाँ। हाँ, उसको मैं आगे पढ़ूँगा, आलेख में पूरा जी, पढ़ूँगा। अब अभी जी, आप चित्र दिखाइए, और जी, चित्र जी, ऐसा हाँ, करता हूँ। वो पूरी कविता मैं ले लूँगा उसको पूरा। बहुत बहुत खूब, हाँ, बहुत खूब। पूरी कविता ले लूँगा। एक चित्र रह गया, एक चित्र। हाँ, हाँ, देखिए थोड़ा ये तो तेज ना बहुत होगा। सुंदर अरे 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 ये रुकिए देखिए, रुकिए ये रुकिए ये रुकिए रुकिए हाँ, रुकिए। ये तेज तेज जा रहा है। हाँ, अरे क्या हो रहा है? एक चित्र मंडलोई जी वाला चित्र क्यों गायब हो रहा है अचानक से? हाँ, मैं एक दिखा। पंडोई जी वाला चित्र है उनका। हाँ हाँ, बीच में वो कुछ गड़बड़। जी, चलिए वो नहीं दिखाने दे रहा है। इस पे बात हाँ, कीजिए। जी, चंद्रकांत एक चित्र देवपाले जी। एक चित्र मेरे साथ है, एक मंडलोई जी के साथ है। ये चंद्रकांत देवताले जी के साथ का चित्र है उनका। और चंद्रकांत देवताले जी ने बड़ा अच्छा वाक्य मुझसे कहा था। चंद्रकांत देवताले जी भी बैतूल के रहने वाले थे, और हम लोग भी, मैं भी बैतूल का रहने वाला हूँ। मेरे पिता के मित्र थे वो, तो वो मैं उनको चाचा ही कहता था, चंद्रकांत देवताले जी को। तो तू मेरा फ़ोटो खींचेगा? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने देखिए ऐसी मुद्रा बनाई है, भगवत रावत जी के कंधे पर हाथ रख के, और खींच मेरा फ़ोटो, ये कहा उन्होंने। तो तब उनकी तस्वीर वाह! ली थी। हर तस्वीर के जी, पीछे एक एक कहानी होती है। ये बिल्कुल, देखिए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हाँ। और चंद्रकांत देवताले जी से मेरी भी एक मुलाकात हुई थी, उज्जैन में हाँ, ही, बहुत ही प्यारी हाँ। मुलाकात, बहुत सुंदर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आए थे, हाँ, बहुत हाँ, अच्छी हाँ। मुलाकात। जी, जी, उज्जैन हाँ, में। हाँ, हाँ। जी, ये ये भी एक ग्रुप फ़ोटो है। इसमें कौन-कौन लोग दिखाई दे रहे हैं? भगवत राजेश रावत जोशी जी हैं, जी हैं। राजेश जोशी हैं, अ, उनके बाजू में विजय कुमार जी हैं, जी, और जी, बिल्कुल। ये भगवत रावत जी हैं, लीलाधर मंडलोई हैं। हाँ, हाँ। और ये जो पिंक शर्ट पहने हुए मैं हूँ हाँ, इसमें। आप हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। बाजू में शायद भगवान दास सापड़िया जी लग रहे हैं मुझे वो। अच्छा, वो सतना से आए थे वो, भगवान दास जी। प्रगतिशील लेखक संघ के सारे लोग थे उस समय। ये उस समय की बात है ये। हाँ, ये और ग्रुप फ़ोटो है। आज भी आपके आज भी जो आप पहने हुए हैं, उसका रंग वही जी। है। हाँ जी, हाँ, हाँ, संयोग है ऐसा कुछ। रंग मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ, तो मेरे बिल्कुल। कविता संकलन का नाम भी है हमसे तो बेहतर है रंग। हाँ, तो वाह! वाह! जी। ये देखिए, ये भी बड़ी अच्छी तस्वीर है। कमला प्रसाद जी हैं इसमें, और नामवर जी हैं उसमें, भगवत रावत जी हाँ, हैं। ये भी बड़ी अच्छी तस्वीर है। ये भी जी। उसी समय की। हुँ। और दिखाइए तस्वीर। ये वो ये ये वही तस्वीर है, भगवत रावत जी और सर बैठे हुए हैं। अ, वाह! विश्वनाथ त्रिपाठी जी का खाना। बस इतना आनंद लेकर भोजन कर रहे हैं देखिए दोनों। और उसके बाद भी भगवत रावत जी कह रहे हैं, देखो देखो उधर उसको खाना मिला कि नहीं? वो पूछ रहे थे वो किसी से, उसी समय मैंने ये तस्वीर ली। जी। ये उसी समय की तस्वीर है। देखिए, ये भी आगे हमारे हाँ, जी। हाँ, ये सब
ये उनकी दाहिनी तरफ तो प्रज्ञा है, प्रज्ञा उनकी बेटी है। और ये दिल्ली की एक लड़की थी, क्या नाम इसका याद नहीं आ रहा मुझे। ये सब बच्चों के साथ भी सब ऐसे ही बच्चों के साथ कुछ-कुछ तस्वीरें ले रहे थे वो। बड़े खुश हो जाते थे वो। मैं खड़ा हो जाता था, मोबाइल से सारी तस्वीरें ली थी मैंने उनकी। जी। आगे बढ़ता हूँ। हाँ, जी, हाँ, एक हाँ। ये देखिए। हाँ, ये तो वो बैठे थे वहाँ उस समय वो कार्यक्रम चल रहा था, वो देख रहे थे। वो मंच बोले मैं मंच पे नहीं बैठूँगा, नीचे बैठूँगा। तो वहीं पे ये तस्वीर ली थी। जी। बिल्कुल। हाँ, और दिखाइए। और जी, एक चित्र यह है। हाँ, ये मंच का चित्र है ये। हाँ, नामवर जी हैं और विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। ये पीछे उनका तस्वीर लगा है। ये 2009 तारीख लिखी हुई है उसमें देखिए, सितंबर की। बिल्कुल। हुँ, और हुँ। यह और चित्र जी, ये हाँ, देखिए माँ वो नहीं, नहीं एक माँ चित्र निकल गया अभी जो, वो मेरे साथ वाला चित्र हाँ, है वो। हाँ, हाँ। अरे, हाँ, ये हाँ, हाँ। कुछ गड़बड़ हो रहा है। आप दोनों शिष्यों के साथ उनके चित्र जो हैं, दिखाने नहीं दे रहा है कंप्यूटर। हाँ, दोनों मैं मंडलोई ला जी रहा के हूँ साथ चित्र। और मेरे साथ वाला चित्र हाँ, नहीं दिखाना था। ये तो हाँ, हाँ, ये वो हाँ, रुक ये मेरे जाइए, रुक साथ वाला जाइए। चित्र है। वो जब मैं उनको माला पहनाने गया तो उन्होंने इतने प्यार से मुझे गले लगाया है। हाँ, और उनके उनके क्लासमेट भी झांसी वाले आए थे। हाँ, ये देखिए उन्होंने मुझे बहुत प्यार से गले लगा लिया और वो फोटोग्राफर से दोस्त कहा कि दोस्त हमारी थे। फ़ोटो खींचो। ये फोटोग्राफर को बुला के उन्होंने कहा कि हमारी फ़ोटो खींचो, उसने फ़ोटो खिंचवाई। और ये वाह! उनका अद्भुत। व्यक्तित्व देखिए इसमें आप बहुत अलग दिखाई दे रहा है। जी, जी, जी। मेरे जीवन का मेरे जीवन का बहुत सुंदर क्षण था ये, बहुत सुंदर क्षण था। इस क्षण को मैं भूल ही नहीं सकता, कभी नहीं भूल सकता। ऐसा जी, एक क्षण था। गुलाब जी। के फूलों की गुलाब के फूलों की माला है और वो मुझे गले लगा लिया। बहुत सुंदर। वाह! और तो दिखाइए। मित्रों यह चित्र जी, नहीं इतने ही चित्र हैं। इतने हाँ, ही बस, चित्र बस। आपने भेजे ठीक। और मंडलोई मैंने जी सभी वाला चित्र दिखला दिए। अब हम मंडलोई जी लोग वाला चित्र नहीं आ उस पाया। कविता की ओर चलते हैं। सुनो हीरामन चलिए, अब चलिए। आपको सुनते हैं। चलिए मैं उस पर बात करता हूँ और हम लोग अब जल्दी ही हाँ, कार्यक्रम समाप्त करेंगे, वो रह काफ़ी देर से गया, बात वो कर रहे पता हैं। नहीं कैसे रह जी। गया लेकिन हमने मंडलोई जी वाला जो वक्तव्य हुआ था पहली कड़ी में, उसमें हमने उस चित्र को रखा है। हाँ, 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 हाँ। तो क्योंकि इस पर बात हुई नहीं है और मैंने इस पर कुछ अलग तरह से सोचा है। तो अब ये बात तो सबको पता है कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का एक पात्र है हीरामन और इस पर फ़िल्म भी बनी थी, तीसरी कसम, शैलेंद्र, फणीश्वर नाथ रेणु, ये सब इतिहास हम लोग जानते हैं। शैलेंद्र जी ने वो फ़िल्म बनाई थी और वो फ़िल्म बड़ी बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी उस समय, लेकिन बाद में वो चली। तो भगवत रावत जी जब फणीश्वर नाथ रेणु की बात करते थे या रेणु का कभी भी ज़िक्र आता था, तो वे तीसरी कसम की बात ज़रूर करते थे। वे कहते थे वे शैलेंद्र की बात करते थे और कहते थे कि ये मेरे भीतर ये सब पात्र मचलते रहते हैं। मेरे भीतर रेणु है, मेरे भीतर शैलेंद्र हैं, मेरे भीतर वो राज कपूर है, वो कहते थे। और फिर जब 92 में उन्होंने सुनो हीरामन नाम की ये कविता श्रृंखला लिखी। इसे लंबी कविता कह लें या कविता श्रृंखला कह लें, तो उनकी एक कविता से मैं शुरुआत करता हूँ और ये कविता जो है भगवत रावत जी के हीरामन पर है। एक ऐसी जगह खोजता रहा जीवन भर, जहाँ बैठकर बेफिक्री से लिख पाता एक नाम और कोई यह न पूछता, यह किसका नाम है? भाषा से पटी पड़ी दुनिया में कुछ ऐसे शब्द चाहिए मुझे, कुछ ऐसे शब्द चाहिए थे मुझे, जिन्हें किसी अबोध लड़की के हाथों
जिन्हें किसी अबोध लड़की के हाथों गोबर लिपि जमीन पर चौक की तरह पूर देता और कोई यह न पूछता इसका क्या है अर्थ, और कोई यह न पूछता इसका क्या है अर्थ। सच पूछो तो इतने से कामों के लिए आया था पृथ्वी पर और भागता रहा यहां से वहां, भागता रहा यहां से वहां। तो ये जो कवि है भगवत रावत, इस कवि के भीतर बसता था गांव का एक भोला भाला किसान। रेणु द्वारा निर्मित वह चरित्र राज कपूर के सौंदर्य बोध और शैलेंद्र के विद्रोही तेवर के साथ गवई गांव के जिस सीधे साधे गाड़ीवान हीरामन में दिखाई दिया था, वही चरित्र इस कवि की अंतरात्मा में उपस्थित था। तो हुआ यह कि बरसों बाद जब भगवत रावत भोपाल लौटे, तो उन्होंने देखा कि कविता की तो कोई जमीन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। तो भगवत रावत ने एक किसान की तरह फावड़ा उठाया, कुदाल चलाई, पसीना बहाया और कवियों से कहा कि लो, कविता की जमीन तैयार है, आओ कविता की फसल बोए। लेकिन इतने परिश्रम के बावजूद उनके भीतर का जो कवि था, वो सच को स्वीकार करने में कहीं हिचक रहा था। सच बहुत सारे थे उनके सामने, और ये स्वीकारोक्ति केवल अपने भीतर के उस हीरामन के प्रति नहीं थी, बल्कि उस समाज के प्रति भी थी जिसने कवि को भाषा और कविता के संस्कार दिए थे। तो कवि कहते हैं हीरामन से, नहीं हीरामन, नहीं हीरामन, उस दिन मैंने जो हिम्मत दिखलाई थी, सच तो यह है कि मैं भीतर से डरा हुआ था, इसलिए मैं सोया नहीं, रात भर जागा, अपने से बाहर खुद अपनी ही पहरेदारी की, और तभी से खड़ा हुआ मैं, वैसा ही खड़े खड़े ही गिर जाऊं तो बात और है, बंधते बंधते ढह जाऊं तो बात और है। और पता नहीं कब कब हुआ ये कि तीसरी कसम का ये हीरामन कवि भगवत रावत के भीतर प्रवेश कर गया और उनके भीतर ही बस गया, और जिसे हम परकाया प्रवेश करते हैं। काफ्का ने जो लिखा है मेटामॉर्फोसिस, उस मेटामॉर्फोसिस की तरह यह हीरामन कवि भगवत रावत के भीतर समा गया और वहीं बस गया। ये जरूर उस काली या बेहद काली अंधियारी रात की बात रही होगी, जब बंडी धोती पहने ये आदमी कवि के दरवाजे पर खड़ा था और कवि बार बार उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, सुनो हीरामन में भगवत रावत क्या लिखते हैं। भगवत रावत हीरामन को पहचानते नहीं है। उनको वो झांसी का जो उनका ठहरका गांव है, उनके वो जो समाज के लोग हैं, उनके काका मामा, वो जो रिश्तेदार, वो सब याद आने लगते हैं। तो कहते हैं, अरे मम्मा तुम, नहीं नहीं भैया रामचरण, नहीं नहीं, ओ ईसुरी, वो ईसुरी कवि को याद करते हैं। तो हीरामन उनसे कहता है, उनकी कविता पंक्तियां ही दोहरा रहा हूं। तो हीरामन उनसे कहता है, क्यों हो रहे हो परेशान, अरे क्यों हो रहे हो परेशान, तुमने हर बार ठीक ही तो पहचाना है। बस बात सिर्फ इतनी है कि मेरा नाम है हीरामन, हीरामन गाड़ीवान। और बस फिर हीरामन गाड़ीवान और भगवत रावत की ये दोस्ती परवान चढ़ती रही। प्रेम अपनी निश्चलता में प्रकट होता रहा और दोनों मिलकर अंतर विरोधों से भरी इस दुनिया में अपने लिए एक ठिकाना ढूंढते रहे, एक ठिकाना तलाशते रहे, शब्द गढ़ते रहे, एक दूसरे को रचने के लिए प्रेरित करते रहे और जमाने की सच्चाइयों से सामना करने का साहस बटोरते रहे। क्या कहते रहे मालूम? जा, अरे जा जा,
जा रे ज़माना, जा रे हीरामन, देखा कैसे एक झटके में उखड़ गया टीम-टामी, वाह-वाही मेला। भगवत जी उस मेले का ज़िक्र कर रहे हैं जिसमें हीरामन गाड़ी लेके जाता है। वो हीराबाई को बैठाकर जिस गाड़ी में लेकर जाता है, जिस मेले में, उस मेले का ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन उनका बिंब और रूपक देखिए यहाँ पे। वे दुनिया के मेले की बात कर रहे हैं कि जा रे हीरामन, देखा कैसे एक झटके में उखड़ गया टीम-टाम वाह-वाही मेला। उठो, गाड़ी जोतो भैयन, अब और कोई कसम खाने से काम नहीं चलेगा और बैलों पर गुस्सा उतारने से भी काम नहीं चलेगा। तो ऐसे कवि थे भगवत रावत। उनको जब भी मौका मिलता, वो अपने अंदर की हीरामन को ज़रूर कोंचते। क्या कोंचते? जीवन भर ढोया तुमने दूसरों का माल असबाब अपनी बैलगाड़ी पर। जीवन भर ढोया तुमने दूसरों का माल असबाब अपनी बैलगाड़ी पर, पीठ पर ढोई अपनी उम्र और आत्मा में भरे रहे अपना निरक्षर सीधापन। अर्पण जी, ये हीरामन और ये भगवत रावत मिलाकर देख लीजिए आप। पीठ पर ढोई अपनी उम्र, आत्मा में भरे रहे अपना निरक्षर सीधापन। ये कवि ऐसा ही था। इतना ही सीधापन था इसके भीतर। खैर, वो अलग बात है। लेकिन जब वो हीरामन से सवाल करते तो वो हीरामन जवाब में कवि से क्या कहता पता है आपको? वो क्या कहता? तुम भी तो यही करते रहे जीवन भर। बिल्कुल। तुम भी तो यही जी, करते रहे जीवन भर। वो कवि से कह रहा है हीरामन, तुम भी यही हाँ, करते रहे। अपना निरक्षर सीधापन ढोते रहे। अब जी, कवि क्या जवाब देता? कवि क्या जवाब देता? वो तो लिखता था, उसकी लेखनी उसकी आत्मा का गीत रचती थी और उसमें शब्द बुदबुदाते थे। क्या शब्द थे मालूम? कहने को कहते रहे लोग कुछ भी अच्छा, बुरा मेरे बारे में। कहने को कहते रहे लोग कुछ भी अच्छा बुरा मेरे बारे में, लेकिन क्या-क्या किया, क्या कर नहीं पाया, यह सब मुझसे ज्यादा किसी और को क्या पता। यह सच है। यह सच है, महज स्वीकारोक्ति नहीं है। इस सभ्य समाज पर कोई लांछन भी नहीं है। तो हीरामन जो है, वो बैलगाड़ी को हाँकता हीरामन की बैलगाड़ी को हाँकता हुआ यह कवि आने वाले संकट को चीन लेता है। उसे पता है कि सीधेपन की नस्ल अब खत्म हो रही है। गांव के पंडितों के लड़के ज्यादा पढ़ लिख गए हैं और दिल्ली में बैठकर गांव को गरिया रहे हैं। देखिए यहाँ पर वे समाज पर भी व्यंग्य करते हैं, साहित्यकारों पर भी व्यंग्य करते हैं। बड़ा बड़ा लेख लिख के कहता फिर रहा है कि गांव में नहीं था कोई हीरामन। बड़ा बड़ा लेख लिख के कहता फिर रहा है कि गांव में नहीं था कभी कोई हीरामन और नहीं थी कहीं कोई हीराबाई। अब वे जो शहरों में बस गए हैं, गांव की आंखों में बसे भोले भाले सपनों को स्वप्न के शिल्प में नकार रहे हैं। उनको क्या पता कि छातापुर पचीरा कहाँ है। ये हीरामन जहां पर वो गाड़ी लेके जाता है ना मेले में, फणीश्वर नाथ रेणुका पात्र, छातापुर पचीरा। तो ये दिल्ली वालों को क्या मालूम कि छातापुर पचीरा कहाँ है। तो ये उन दिनों की बात है जब वो कविता लिख रहे थे, 92 की बात है। उस समय का दौर देखिए, राजनीतिक दौर देखिए, नई विश्व अर्थव्यवस्था आ रही थी और सब कुछ संसार में धीरे-धीरे बदल रहा था। और जो सबसे नीचे जो आदमी था, निची पायदान पर जो अवस्थित आम आदमी था, उसकी पहचान का संकट दिनों-दिन गहरा होता जा रहा था। और ये सब कुछ अनायास घटित नहीं हो रहा था। ये ऐसा जानबूझकर किया जा रहा था, वैश्विक राजनीति में, वैश्विक पटल पर ये दृश्य परिलक्षित हो रहा था। तो कवि इस बात की ओर भी संकेत करते हैं भगवत रावत, और मुखर होकर इसका विरोध भी करते हैं। तो ये आर्थिक उपनिवेशीकरण और बाजारवाद की तब शुरुआत हुई थी, 92 की बात है ये। लेकिन कवि ने इस आने वाले संकट को पहचान लिया और सुनो हीरामन के माध्यम से वे चेतावनी देते हैं। किसानों की आत्महत्या का दौर उस समय शुरू नहीं हुआ था, लेकिन परिस्थितियों का निर्माण हो रहा था। हम लोग हमेशा कहते हैं ये भगवत रावत जी के बारे में, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के कवि थे
और मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो रहा वो मज़दूरों के पक्ष में अधिक रहा है, किसानों के पक्ष में कम रहा है। लेकिन भगवत रावत जब उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो वे किसानों के हित की बात अधिक करते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी कविता में कोई मज़दूरों पर कविताएँ लिखी उन्होंने। लेकिन जब मुख्य पात्र जब वो बनाते हैं हीरामन को, तो वो किसान को बनाते हैं। तो यह जो दौर था, किसानों की आत्महत्या का दौर उस समय शुरू नहीं हुआ था, लेकिन वो परिस्थितियों का निर्माण हो रहा था और इसके लिए वो हीरामन को आगाह करते हैं। उनकी ही कविता पंक्ति हैं कि शहराती फैशन के चक्कर में ताकत और हिम्मत घर मत भूल आना हीरामन। शहराती फैशन के चक्कर में ताकत और हिम्मत घर मत भूल आना, छीने गए खेतों वाला चेहरा उतार कर मत रखाना। अब यहाँ पर प्रेमचंद भी आते हैं। प्रेमचंद ने जिस तरह से वो किसान की जो पूस की रात में जो कथा लिखी है, जिस तरह से वो अपना सब कुछ खो देता है, वो एक किसान से एक मजदूर बन जाता है। तो वो व्यथा है जो भगवत रावत इस पंक्ति में लिख रहे हैं कि छीने गए खेतों वाला चेहरा उतार कर रख मत आना। तो इस तरह तो हीरामन पर बहुत सारी बातें की जा सकती है। तो इस कविता की ये जो सुरु हीरामन कविता श्रृंखला की जो विशेषता है, वो जो भगवत रावत की कविता का जो केंद्रीय भाव है, वो इसमें विद्यमान है। यह कविता मनुष्य को उसकी सहजता को उसकी कमजोरी समझकर शोषण करने वालों का मुखर विरोध करती है। और रेणु जी ने जो इस पात्र को रचा है, तो इस पात्र के माध्यम से वे तत्कालीन और भविष्य के समाज में घटित होने वाली अलिखित संभावनाओं को व्यक्त करते हैं। साहित्य समाज में आ रही विद्रूपताओं का यहाँ बड़ा सटीक चित्रण है और हीरामन द्वारा अपने रचनाकार रेणु की खोज को वे अपने शब्द देते हैं। क्या कहते हैं मालूम? अब कोई रेणु यहाँ नहीं। भगवत रावत की पंक्तियां हैं कि अब यहाँ कोई रेणु नहीं है, उनके सब संगी साथी बूढ़े हो गए हैं। हाँ, कहानियां लिखने वाले बहुत पढ़े। हाँ, कहानियां लिखने वाले बहुत पढ़े हैं। ज्यादातर तो वे जिनकी असली चिंता कहानियां लिखने से पहले अपने अपने नाम लिखाने की ज्यादा जरूरत है। अर्पण जी बताइए, क्या ये पंक्ति आज के युवा रचनाकारों पर लागू नहीं होती? ये 1992 में आज से 30 साल पहले लिख गए थे कि असली चिंता कहानियां लिखने से पहले अपना अपना नाम लिखाने की नहीं होती। आज क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर, यही तो हो रही है बातें। जी, हम अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बेचैनियां बढ़ गई। हमारी रचना को अनावश्यक लोग नहीं जाने, हमें जाने, हमारा नाम जाने, अनावश्यक हम बेचैनी। कुछ भी जी, करें। तो ये एक्चुअली ये जो साहित्य की जो आधुनिक संस्कृति का जो प्रसार है, उसका प्रतिकार नहीं है और ना ही नवीनता के प्रति कोई नकार का भाव है। लेकिन भगवत रावत जी जिस पीढ़ी के हैं, उस पीढ़ी की गरिमा को बनाए रखने का ये एक सामान्य सा प्रयास उन्होंने किया। हालाँकि इससे आज के बहुत सारे साहित्यकार और लेखक असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये भगवत रावत जी का उस दौर में भी प्रयास था, जब सोशल मीडिया नहीं था, उस दौर में वो प्रयास करते हैं। और भगवत रावत का ये जो हीरामन है, ये थोड़ा-सा रेणु से किस तरह से भिन्न है, इसके बारे में भी बात करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि उस समय जो उसका चरित्र था, वो समय की गति के साथ तेज संक्रमण कर रहा है और वो समाज की गतियों से निरंतर प्रभावित हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन पर हीरामन के बहाने कवि की जो दृष्टि है, वो कविता के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही है। तो इस हीरामन के सामने कौन-कौन सी समस्याएँ हैं? एक तो पलायन की समस्या है, दूसरा असुरक्षा बोध है, विपन्नता वो तो अपने चरम पर है, वहीं बाजार के लोभ लालच का मोह भी है और हीरामन के बहाने भगवत रावत जी लिखते हैं कि सरकारी खर्चे पर विदेश जाने का आमंत्रण है और नैतिक पतन के तमाम रास्ते मौजूद हैं। ये उनकी कविता पंक्तियों में ये सारी चीजें आती हैं। यदि वे उस दौर से इस खतरे के प्रति आग्रह कर रहे हैं कि इधर पलायन, असुरक्षा
किसान और मजदूर के पास तो है ही, विपन्नता तो है ही, लेकिन किसानों और मजदूरों पर जो लोग लिख रहे हैं, उनके पास बाजार के तमाम लोभ हैं, लालच हैं, सरकारी खर्चे पर वो विदेश जाने वाले हैं। आज तो हमारे यहाँ आप देखिए ये बड़े-बड़े साहित्य उत्सव शुरू हो गए हैं, वो क्या है? ये सब इन खर्चों के प्रति वे आगाह कर चुके हैं कि ऐसा होने जा रहा है और ऐसा अब तो हो रहा है, अब तो खुलेआम हो रहा है ये सब कुछ, कि नैतिक पतन के तमाम रास्ते मौजूद हैं। लेकिन ये जो मायावी दुनिया है, इसमें तथाकथित सभ्य समाज के लोग उस हीरामन को खोज रहे हैं। उसको खोज रहे हैं, उसके नाम पर पदक पुरस्कार ले रहे हैं, सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उसको भूलते भी जा रहे हैं। वो हीरामन भूल चुके हैं, जो हीरामन भगवत रावत की कविता में था। अपनी मीता हीराबाई के प्रति सहज सम्मान का भाव मन में रखकर उसके सपनों में खोया भगवत रावत का यह हीरामन अपनी बैलगाड़ी हाँकता भविष्य की ओर बढ़ रहा। संवेदना उसकी पीठ पर गुदगुदी के रूप में उत्साह का संचार कर रही है। वह अपने रचयिताओं से निरंतर संवाद कर रहा है और कवि भगवत रावत उससे पूछने और बताने के द्वैत में सच बोलने के प्रचलित अर्थ के विपरीत झूठ को सच के आवरण में प्रस्तुत कर लाभ कमाने के इस दौर में सत्य की परंपरा से उसका साक्षात्कार करा रहे हैं। तो उनका यह हीरामन केवल पैदल नहीं है, वो नंगे पांव भी है। वो पैदल नहीं है, वो नंगे पांव भी है। इसलिए हीरामन से भगवत रावत कहते हैं, उनकी पंक्तियों से बात समाप्त कर रहा हूं कि सच होता है, सच नंगा होता है हीरामन, सच नंगा होता है हीरामन, इसलिए तुम्हें चलना है नंगे पांव। सच नंगा होता है हीरामन, इसलिए तुम्हें चलना है नंगे पांव और जाना है खुदा के पास। हीरामन झूठ मत बोलो, हीरामन झूठ मत बोलो। तो सत्य की खोज में निकले हीरामन को कवि भगवत रावत की यह आवाज सदियों तक सुनाई देगी, सदियों तक सुनाई देगी। अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी। बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ वक्तव्य रहा और जिस तरह से आपने भगवत जी के व्यक्तित्व को और उनकी कविताओं को यहाँ पर रखा और उसके बहाने कितनी महत्वपूर्ण बातें आपने की। आज के दौर की जो समस्याएं हैं उस वे भी चर्चा में आई और एक जागरूक कवि कैसे अपने समय को और भविष्य को भी कहीं न कहीं भांप रहा होता है। लेखन के नाम पर कई बार या कला के नाम पर कई बार करियर बनाने की जद्दोजहद जो हम देखते हैं अपने आस-पास, उसकी भी चर्चा हुई। भगवत जी ने उन जगहों पर भी कटाक्ष किया। सुनो हीरामन पर तो आपने इतना अच्छा बोला ही। इसी तरह से अशोक को लेकर भी वे कैसे उस अपने दौर को, वर्तमान को, अपने वर्तमान को जो हमारा भी वर्तमान है, आज भी वो समस्याएं हैं, उसको भी सुनो नाम से जो कविता है जिसमें वे हाँ, अशोक के बहाने हमारी जो हमारे समाज में हिंसा बढ़ रही है और कई तरह की विसंगतियां हैं, मार-काट अनावश्यक ढंग से, अनावश्यक तौर पर, तो वहां भी वे अपने समय को और अपने भविष्य को एक साथ रख रहे होते हैं। इसी तरह से उनकी एक और कविता है पौरुष गाथा। वहां पौरुष भी का जी, वहां भी पुरुषों के पुरुषों की जो अहनमयता है या जो एक पुरुष वर्चस्ववादी संस्कृति जो हमारे आस-पास आज भी हमें दिखती है और ऐसी घटनाएं लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ होती हैं, जहां वह भाव आता है, जहां उस तरह के कई मतलब खतरनाक, दर्दनाक वाक़ये हम देखते हैं। तो वहाँ भी वे लोक की ही जो प्रचलित धारणाएँ हैं, बरगद के चारों ओर धागे बाँधना और पीपल को लेकर वो पूरा वो जो पौरुष गाथा कविता है उसका रचाव करते हैं
और वहां भी इस जो पुरुष वर्चस्व है उस पर चोट करते हैं कविता के मुहावरे में। मगर इन सभी विसंगतियों के बावजूद मैं मानता हूँ शरद जी कि वे एक जो कहिए सकारात्मकता के साथ जीने वाले कवि हैं। कहीं ना कहीं उनके भीतर कुछ ऐसे विश्वास हैं, कुछ ऐसी रोशनी है जो उन्हें लगती है कि वह रोशनी मानवता के हित में हमेशा खिलती रहेगी। तो एक ऐसी ही कविता है उनकी, बचा रहेगा। तो मैं बचा रहे। आज जी, आपने आज जिस प्रेम के साथ और जिस उल्लास के साथ उन्हें याद किया है, तो मुझे लगता है कि इन विसंगतियों के बीच भगवत जी कैसे जो कुछ बचा रहेगा उस भाव को लेकर आते हैं। इसी भाव पर एक कविता अशोक वाजपेयी जी की भी है, जहां जी वे हाँ, जी हाँ। डूब की और तिनकों से जो आशा की और बचाव की उम्मीद रखते हैं, यहाँ अपने ढंग से भगवत जी उस बचाव के पक्ष में अपनी बात रखते हैं। तो यह छोटी सी कविता यहाँ पर स्वागत। आपसे अनुमति हाँ, लेते हुए सुनाता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, स्वागत। बचा रहेगा। विलीन होते होते भी आकाश में फिर लौटता है जीवन क्षितिज पर। विलीन होते होते भी आकाश में फिर लौटता है जीवन क्षितिज पर। जाते जाते भी झांक झांक जाता है धरती की हरी भरी गोद की तरफ। फिर लौटती हैं उखड़ती हुई सांसें, घुलती हैं ताजा हवा में प्राण वायु बनने के लिए। डूबते डूबते भी फिर लौटती है रोशनी आंखों में। और एक बार दुनिया को जी भरकर देखने के लिए। धरी रह जाएंगी सारी की सारी घृणाएं कटुताएं। धरी रह जाएंगी सारी की सारी घृणाएं कटुताएं। जलकर राख हो जाएंगी रस्सी की तरह ऐंठी हुई सारी की सारी ईर्ष्याएं अहनमयताएं। बचा रहेगा अच्छा, सिर्फ एक प्यार के लिए पछाड़े खाता उठता गिरता स्मृतियों का समुद्र। बचा रहेगा सिर्फ एक प्यार के लिए पछाड़े खाता उठता गिरता स्मृतियों का समुद्र। तो आज आपने बहुत स्मृतियों के समुद्र में वैसा ही उछाल लाने का काम किया शरद जी। बहुत सारी बातें आपने बतलाई, बहुत अच्छा लगा। और निश्चय ही कहीं न कहीं यह भगवत रावत जी के शब्दों की ताकत है कि हम लोग इस समय वर्ष 2024 में उन्हें याद कर रहे हैं और वे हम दोनों के बीच सेतु बन रहे हैं और वे सभी लोगों के बीच जो इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं कहीं न कहीं एक हमें हमारे साथ जैसे कि आकर बैठ गए हैं मंच पर नहीं नीचे हम सभी के बीच में। बहुत-बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। चलिए, चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और मित्रों आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। भागवत रावत जी पर एकाग्र की अगली कड़ी में हम फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।